ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सेना की दो टुकड़ी दिया हुआ है। एक सेना की टुकड़ी में 6 से 16 सदस्य हैं, जबकि दूसरे सेना की टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिसमें दोनों टुकड़ियाँ मार्च कर सकें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या A बराबर 6 से 16। फिर इसी प्रकार से सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या B मान लिया 32। इस प्रश्न को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, जहाँ A बड़ा है B से। इस प्रकार से A हमने माना है सेना की पहली टुकड़ी को, इसमें सदस्यों की संख्या 6 से 16 है, और सेना की दूसरी टुकड़ी को B माना है और इसमें सदस्यों की संख्या 32 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग यह देखेंगे कि ये 32 16 में कितना बार शामिल है। तो इसके लिए हम लोग भाग की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो 32 से 6 से 16 में भाग करेंगे और पता करेंगे कि यह 32 6 से 16 में कितना बार शामिल है। तो इस प्रकार से इसको हम फिर घटाएंगे। तो 16 से 8 गया 8, और ये हो गया हमारा 8 से 8 गया 0, ये 0। तो हमारा शेषफल R 8 आता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग इस 32 को A के स्थान पे लिखेंगे 32 बराबर, और 8 को B के स्थान पे लिखेंगे। अब देखेंगे कि 8 32 में कितना बार शामिल है। तो 8 चौका 32 4, 8 32 में 4 बार शामिल है और हमारा शेषफल क्या मिलता है 0। तो यहाँ पे हम अब रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ R बराबर 0। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि इसमें से HCF कौन सा है। तो यहाँ पे HCF जो है 8 वाला, जो B वाला जो संख्या है, ये हमारा HCF होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। तो इस प्रकार से सेना के अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। लिखेंगे सेना की स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियाँ एक साथ मार्च कर सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए अब दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। एक हलवाई है जो 2 प्रकार की बर्फियों को बनाता है। एक है काजू की बर्फियाँ और दूसरी है बादाम की बर्फियाँ, और वह चाहता है कि हम मिठाई रखें तो कम से कम स्थान घिरे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि
माना चूँकि काजू बर्फियों की संख्या बराबर 420 और बादाम बर्फियों की संख्या 130 है। क्योंकि वह ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a की जगह पर हमने 420 को a मानते हैं क्योंकि वो बड़ा है, बराबर b 130 मानते हैं। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे और 130 420 में कितना बार शामिल है, तो इसके लिए हम लोग 130 से 420 में भाग देंगे। तीन बार में जाएगा, 13 39, 0 12 से 9 गया, 3 30 आ गया, शेषफल हमारा 30 मिल गया, यानी कि 130 420 में 3 बार शामिल है। अब इस प्रकार से 130 बी के स्थान ए के स्थान पे आ जाएगा और 30 जो है शेषफल वो हमारा बी के स्थान पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे यह 30 130 में कितना बार शामिल है, तो इसके लिए हम 130 में 30 से भाग देंगे, तो 13 कम 13, 0 हो जाएगा यहाँ पे और शेषफल यानी कि यह 10 बार शामिल है। शेषफल क्या मिलता है हमारा 0। चूँकि r बराबर 0, इसलिए इस प्रक्रिया को हम यहीं पे रोक देते हैं और हम HCF ज्ञात करते हैं कि इसका HCF क्या है। तो इसमें HCF हमारा 30 आएगा और इसलिए हम लिखेंगे पहले कि HCF ऑफ 420 और 130 बराबर 10 लिखेंगे। इसलिए मिठाई विक्रेता परात में काजू और किशमिश बर्फियों को 10-10 की ढेरी में रख सकता है। प्रश्न पूछ रहा था कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो कितनी बर्फी रखी जा सकती हैं 10। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका HCF ज्ञात किया। अब चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 में। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। किस में लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो चलिए पहला प्रश्न है, एक नंबर है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 140। इस प्रकार से 2 से 2 सते 14, 0 आ जाएगा, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 सते 35। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। किसको? 140 को। इसको इस प्रकार भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितना है गुणनखंड के रूप में? 2 है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणा 5 और गुणा 7। इस प्रकार से यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने 140 को लिख दिया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा है 156। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो 156 को हम अभाज्य 156 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का 2 से घटाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 156 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितने से घटाएंगे? 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6
और 2 9 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पर हम लोग इसको घात के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा के रूप में 2 है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस प्रकार से यह जो है 3 4 5 6 ये इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसके पहले हम लोगों ने HCF ज्ञात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि के द्वारा, अब हम लोग ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, 26 और 91। तो इसके लिए हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और एक बार 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर कितना होगा इसका गुणनखंड, 13 दूना 26, 13 गुणे 2, फिर 91 का 91, 13 सते 91, 13 सते 91। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि HCF ज्ञात करना है तो इस दोनों के गुणनखंडों में कॉमन कौन है। तो दोनों के गुणनखंड में कॉमन कौन है, 13 है, यहाँ पर 13 है। तो इसलिए 26 और 91 का HCF 91 13 हुआ। तो लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1-1 नंबर का पूछता है। ठीक है, चलिए दूसरा को अगर हम, हाँ इसमें 3 संख्या है, 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका भी सेम उसी प्रकार से हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12 का गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, 6 दूना 12। फिर यहाँ पे 15 का, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5 15, 3 गुणे, इसको ऐसे लिखिए 5 गुणे 3। और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा हमारा, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, एक सब में रहता है गुणनखंड के रूप में। चलिए अब इस तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। इस तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या तीनों में कॉमन होगा वही इस तीनों संख्या का HCF होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 सब में शामिल है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, 5 है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, यहाँ पे 7 है लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं है, यानी कि तीनों में जो शामिल हो वही हमारा HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू, हम लिखेंगे HCF ऑफ 12 15 और 21 इज इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन, पहला और दूसरा सॉल्व हो गया, तीसरा और चौथा को आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग जांच करके। तो 1 नंबर में है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका LCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 का गुणनखंड कितना होगा, 13 दूना 26, 91 का 13 सते 91 गुणे 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे LCM। तो सबसे पहले हम लोग HCF में हम लोग जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या था उसको हम लोग लिख रहे थे, लेकिन इसमें हम वैसी संख्या लिखेंगे कि जो दोबारा नहीं लिखा जा सके, जो दोबारा न लिखा जा सके। जैसे इसमें 13 गुणा 2, यहाँ पे है 17 गुणे 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 दोनों में शामिल, तो इसको एक बार लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिख देंगे, और 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसको गुणा करेंगे।
7 दूना 14 और 14 में फिर 13 से गुणा कर देंगे हम लोग। 14 3 42 और ये हो गया 14 2 4 4 8 182 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम इसका HCF निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 26 91। इसका HCF हमारा 13 मिलेगा क्योंकि यह 13 जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे जांच, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जांच। तो जांच में लिखा जाएगा कि दोनों संख्याओं का, यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, दोनों संख्या का LCM और HCF हमने ज्ञात किया। तो LCM और HCF के गुण और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल अगर बराबर आते हैं तो इस प्रश्न की पुष्टि हो जाती है। तो चलिए जांच करते हैं। तो LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, LCM क्या मिला है हमारा 182, HCF मिला है 13, पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91। इस दोनों को गुणा करेंगे, अगर दोनों का गुणनफल समान आता है, दोनों का गुणनफल समान आता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो पहले 182 में 13 से गुणा करते हैं। इस प्रकार से 182 और 13 को गुणा किए हैं तो हमारा 2366 आया है, 2366 आया है। अब इसको भी हम गुणा करेंगे 26 और 91 को, अगर 2366 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का LCM और HCF को गुणा किया जाता है तो वो समान आता है। तो चलिए गुणा करते हैं। अब 91 में 26 से गुणा करते हैं। 6 कम 6 और 9 6 के 54 और 2 कहीं 2 2 9 18, तो ये हो गया 6 और 4 2 6, 8 5 13 3 और 1 1 2। तो इस प्रकार से यह भी हमारा आ गया 2366। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले इस प्रकार से एक वृत्ताकार रास्ता है। मान के चलिए कि इस वृत्ताकार पथ की दूरी 100 किलोमीटर है। कितना है 100 किलोमीटर है। तो इस दूरी को तय करने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है 18 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यही समान दूरी को तय करने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो हमको यह ज्ञात करना है कि एक ही समय में दोनों कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि सोनिया को वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट और रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। अब दोनों एक ही साथ एक ही समय में कब मिलेंगे, तो इस दोनों का LCM ज्ञात किया जाएगा। क्या ज्ञात किया जाएगा LCM। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दोनों अर्थात रवि और सोनिया एक समय पर मिलेंगे। 18 और 12 का LCM, इसलिए लिखेंगे 18 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 3 6 त्रिका 18 गुणा 1 और 12 का हम LCM 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 दूना 12, इसलिए लिखेंगे LCM ऑफ 18 कम 12 बराबर। इसमें हम देखेंगे
कि सबसे अधिकतम कौन सा संख्या गुणनखंड के रूप में है। तो अधिकतम यहाँ पे 2 है और इसमें कितना, इसमें भी 2 है, तो इसमें हम ये 2 गो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे दोनों को, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिखेंगे तो ये 2 इसमें आ जाएगा। और फिर उसके बाद से 3 गुणे 3 है और इसमें 1 3 है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 3। और उसके बाद से कोई संख्या नहीं बचता है, सारा का सारा संख्या इसमें आ गया, इसको हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, तो यहाँ पे हो गया हमारा 36 मिनट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।